व्हाट्सअप। सो सेबी नए रूल्स लेके आया है मल्टी कैप फंड्स के रिस्पेक्ट पे। क्या है ये नए रूल्स, क्या थे ओल्ड रूल्स, क्यों लाए गए ये रूल्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन रूल्स का मार्केट पे, हमारे इन्वेस्टर्स पे और म्यूचुअल फंड हाउसेस पे। एक एक चीज का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या है। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब है कि मैनेजर को, म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपके तीनों रिस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी, तभी हम उसको एक मल्टी कैप फंड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है। तो लार्ज कैप मतलब जो टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। उसके बाद 101 से लेकर के 250th कंपनी तक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी होती है और उसके बाद 251st कंपनी ऑनवर्ड्स हम उसको एक स्मॉल कैप कंपनी बोल देते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली हमारा जो मार्केट प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको सम अप करना है तो इस कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप कंपनीज भी होनी चाहिए, मिड कैप भी होनी चाहिए और स्मॉल कैप भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ओल्ड रूल्स के हिसाब से क्या था कि आपको ऐसे फंड्स में 65% इक्विटी में डालना होता था और 35% आप कहीं भी डाल सकते हो, चाहे वो डेट है, बॉन्ड्स है, कैश है, किसी भी चीज के फॉर्म में आप उसको रख सकते थे। एंड सेबी इस 65% इक्विटी की बाइफिकेशन नहीं बताता था कि कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है और कितना स्मॉल कैप में डालना है। तो सेबी ने नए रूल्स लाए। वो नए रूल्स क्या हो गए कि आपको 25% मिनिमम लार्ज कैप में रखना पड़ेगा, 25% मिनिमम मिड कैप में भी रखना पड़ेगा और 25% मिनिमम स्मॉल कैप में भी रखना पड़ेगा कंपल्सरी बेसिस पे। और बाकी का जो 25% बचता है वो आपकी चॉइस रहेगी, म्यूचुअल फंड मैनेजर की चॉइस रहेगी कि वो किस कैटेगरी में, लार्ज, स्मॉल, मिड, किस कैटेगरी में स्टॉक्स को रखना चाहता है। तो इस हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये चेंज लाया क्यों गया। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कुछ मल्टी कैप फंड्स, ये रैंडम मल्टी कैप फंड्स है जो मैंने पिक करे हैं। अगर हम इनकी एसेट एलोकेशन देखें तो आप देख पा रहे हो कि ये कहने को तो मल्टी कैप फंड है, लेकिन मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में लगा रखा है। चाहे आप कोई भी फंड देख लो अपनी स्क्रीन पे, लार्ज कैप कैटेगरी में 60, 70, 80% तक एसेट एलोकेशन कर रखी है। ये थी वायलेशन हमारे रूल की, जो कि सेबी ने बाइफिकेशन डिफाइन नहीं कर रखा था, उसका लूप होल था रैदर, जिसको एक्सप्लॉइट करके मैनेजर्स लार्ज कैप कैटेगरी में ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और सबसे कम रख रहे थे एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी में। ऐसा वो क्यों कर रहे थे, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। प्राइमरी रीजन कैन बी कि लार्ज कैप कैटेगरी में लिक्विडिटी अच्छी होती है, वॉल्यूम ट्रेडिंग का बहुत अच्छा होता है, बाइंग सेलिंग अच्छी खासी होती है। इस वजह से जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें ट्रेड करना, बाय सेल करना इजी होता है, पहली बात। दूसरी बात, लार्ज कैप कैटेगरी में रिस्क होता है कम।
मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क ज्यादा होता है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स प्रेफर करते थे कि लार्ज कैप के टुवर्ड्स ही ज्यादा फंड एलोकेशन रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसका इफेक्टिवनेस कब से आनी है, तो उसके लिए भी सेबी ने कोई ऐसा नहीं बोला है कि इमीडिएट इफेक्ट से आपको ये काम करना है। टाइम दिया गया है पूरा म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि वो इस चेंज को कर सके अकोमोडेट। जनवरी 2021 तक इस चीज को इफेक्ट में लाने का ऑर्डर दिया गया है। ये डेट कैसे डिफाइन की गई, देखिए जी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, दैट इज AMFI, जिसको बोला जाता है, ये हर 6 मंथ्स में डेटा पब्लिश करता है कुछ, और ऐसा बताया गया है कि उसके पब्लिशिंग डेट के 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। मंथ्स वो कौन से होते हैं, जून एंड दिसंबर। तो दिसंबर के बाद जनवरी में इसको इफेक्ट में लाया जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा, ये कोई इमीडिएटली होने वाली चीज नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हमें इस चीज को समझना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है म्यूचुअल फंड हाउसेस में। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा था कि पहले वो अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर पाते थे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना लगाना है, लेकिन अब क्या होने वाला है, आउटफ्लो होने वाला है लार्ज कैप कैटेगरी से। कितना आउटफ्लो होने वाला है, तो कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। 25% तो मिनिमम उनको लार्ज कैप कैटेगरी में रखना है, और 25% की उनके पास है लिबर्टी, जो वो रख सकते हैं लार्ज कैप में, मिड में, स्मॉल में, कैसे भी। अगर वो चूज करते हैं कि हमें इस 25% को भी लार्ज कैप में ही रखना है, तो उनके पास 50% की अपॉर्चुनिटी आ जाती है लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की, जो कि अभी रफली 75% या 70-80% के आसपास चल रही है। तो यानी कुछ परसेंटेज, रफली 25% के आसपास, 23% के आसपास सेल ऑफ हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी में। वही स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में आने वाला है इनफ्लो। या फिर दूसरा ऑप्शन जो उनके पास है कि अगर वो इस तरीके से अपनी रीएलोकेशन नहीं करना चाहते, सेल ऑफ नहीं करना चाहते लार्ज कैप कैटेगरी से, तो दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो अपने फंड को रीक्लासिफाई कर सकते हैं, उसको लार्ज कैप फंड बोल सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस एक बारी में 2 फंड्स सेम कैटेगरी के नहीं रख सकता। तो ये है कुछ चैलेंजेस जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को कर सकते हैं आने वाले टाइम में परेशान। अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ लोग वरी कर रहे हैं कि मार्केट्स क्रैश कर जाएगी, निफ्टी की या लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर सेल ऑफ होता है तो मार्केट क्रैश तो नहीं कर जाएगी। तो उसका आंसर है मार्केट क्रैश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर आप कैलकुलेशंस पे उतरो तो रफली अराउंड 30 to 40,000 करोड़ का सेल ऑफ हो सकता है। अगर हम सिर्फ इस फिगर को देखते हैं तो माय गॉड, 40,000 करोड़ सीम्स वेरी लार्ज, राइट? बट अगर आप डेटा उठाते हो तो आपको ये चीज पता चलेगी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जितना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दैट इज AUM रखते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 4% ही ये डेटा है। दैट इज दिस फिगर ऑफ 40,000 करोड़ इज जस्ट 4% ऑफ द टोटल AUM विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो यानी कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। चाहे आप ट्रेडिंग वॉल्यूम से कंपेयर करो जो मार्केट्स में होती है, चाहे आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से कंपेयर करो, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो इसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस ये फेजेस में काम होने वाला है, एक दिन का काम नहीं है, तो काफी टाइम है
इसको इनकॉर्पोरेट करने के, तो ये रीजंस है कि इसकी वजह से मार्केट पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई और फैक्टर्स है जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ भी अप डाउन होता है तो देयर कैन बी अदर फैक्टर्स जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं, बट ये फैक्टर इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो दोस्तों, पहले अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब था कि आपने मेजॉरिटी एक्सपोजर ले रखा है लार्ज कैप कैटेगरी में, जो कि हो सकता है आपकी रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल को सूट करता है, हो सकता है नहीं करता है। अगर आपके वो चीज रिस्क प्रोफाइल को सूट करती है तो यू मे कंसिडर हैविंग अ लार्ज कैप कैटेगरी फंड इंस्टेड ऑफ अ मल्टी कैप कैटेगरी फंड। लेकिन अगर आप वाकई ही ट्रू सेंस में एक मल्टी कैप फंड चाहते थे तो पहले वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं था। अब इस नए रूल के आ जाने से वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो दोस्तों, आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आया है कि मल्टी कैप फंड्स में क्या चेंजेस आए और उनके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके क्या व्यूज है, आपको ये कैसा लग रहा है रूल, जरूर नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।